अपने स्नो मोबाइल्स पार किए थे। लियांग यू ने अपने हाथों में एक टांगा पकड़ा हुआ था और कुछ लोग बेकार बातें कर रहे थे। उन्होंने स्नो वर्शिपर्स की सिचुएशन देखी और साई किया। लोग हमेशा तुलना के माध्यम से खुशी की सराहना कर सकते हैं। आज स्नो वर्शिप की स्थिति देख लो, ये एक बड़े झोपड़ जैसी है। इनमें से ज्यादातर पतले और भूखे हैं, बस खाने के लिए तकलीफ से जी रहे हैं। हीटिंग के लिए वो बस एक दूसरे से चिपक कर रह रहे हैं और आग भी कमी है। उनके पास क्या बेहतर है उन लोगों से जो गर्म और कंफर्टेबल लग्जरी विलास में रह रहे हैं, हर दिन खाना और गर्मी का आनंद ले रहे हैं। उनका कपड़ा भी दूसरों से अलग है। उनके कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं और इनमें बिल्ट इन बैटरीज है हीटिंग के लिए। ये इतनी मोटी नहीं है लेकिन बहुत गर्म है और मूव करते वक्त बल्कि नहीं लगती। और ये सब जैंगी की वजह से है, जिसने उनके लिए बेहतर जीने की स्थिति बनाई। जैंगी अपनी टीम के पास गया और मीटिंग का कंटेंट शेयर किया। सुनने के बाद कोई भी बहुत हैरान नहीं हुआ। आखिरकार जब वो आए थे उन्होंने अंदाजा लगाया था कि ऐसा ही होगा। सिर्फ ये नहीं सोचा था कि यहाँ कुछ वक्त रुकना पड़ेगा, हमें अपने रिसोर्सेज को ज्यादा नहीं खींचना पड़ेगा। जैंगी ने कहा जोकीर की तरफ देखते हुए। जोकीर, तुम लियांग यू के साथ कार में सो जाओ पहले। जब बैटल शुरू होगा मैं तुम्हें चर्च ले जाऊंगा। स्नो वर्शिप के लीडर वहाँ है और वो इसे सुरक्षित रखने के लिए लड़ेंगे। अगर हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे पास आएंगे। जोकीर ने घूम कर कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बड़े स्केल की वॉर में मैं पहली बार शामिल हो रही हूँ। जोकीर थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड थी। उसे आखिरकार अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका मिल रहा था और अपनी वैल्यू साबित करने का भी। आने वाले वक्त में उन्हें और भी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। बैटल फील्ड पर एक दिन पहले जाना उसे इस एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने में मदद करेगा और जैंगी और दूसरों की मदद करेगा। और भी कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। जैंगी का टोन थोड़ा नीचे हो गया और उसका चेहरा सीरियस हो गया। जोकीर ने जल्दी आंखें झुकाई, सीधी खड़ी हो गई और जैंगी की बातें ध्यान से सुनी। दूसरे लोग भी क्यूरियस थे जानने को कि जैंगी ने क्या प्लान किया है। जैंगी ने चारों तरफ देखा ताकि ये कंफर्म हो सके कि कोई नहीं है और फिर कुछ लोगों को कार में अंदर बुलाया। डोर बंद करने के बाद उसने जोकीर से कहा, युआन कोंग ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो लोगों की पावर्स को वीकन करने में मदद कर सकती है, पर मुझे उसकी एबिलिटीज के बारे में बहुत शक है। सबसे पहले तुम ये याद रखना, अगर वो तुम्हें पावर्स अवीकन करने का ऑफर करे तो तुम्हें मना कर देना है, समझी? जोकीर की आंखें नीचे गिर गई। उसने 2 सेकंड तक ध्यान दिया और फिर धीरे से हाँ में सर हिलाया। जैंगी को पता था कि जोकीर थोड़ी कंफ्यूज्ड है। उसने भी ये सोचा था कि वो एक म्यूटेंट बन जाए ताकि वो जैंगी की मदद कर सके, सिर्फ घर पर बैठकर उसकी सुरक्षा की दुआ करने के बजाय जैसे पहले करती थी। लेकिन क्योंकि जैंगी ने ऐसा कहा तो उसने उसकी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनने का फैसला किया। जैंगी ने उसका चेहरा छुआ, उसकी आंखों में देखा और ध्यान से याद दिलाया, इस दुनिया में कोई भी फ्री लंच नहीं होता। किस्मत के सभी गिफ्ट्स का एक इम्प्लिसिट दाम होता है, तो छोटी छोटी चीजों के लिए लालची मत बनो, नहीं तो तुम्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जोकीर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। जैंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कंसर्न्ड हूँ। जैंगी और जोकीर की दोस्ती अपोकलिप्स के शुरुआत से है। दोनों साथ में लगभग 6 महीने से है। शुरुआत में जैंगी जोकीर को सिर्फ एक टूल की तरह देखता था जो उसकी तबीयत खराब होने पर मदद कर सकती थी और अकेले और ठंडे महसूस होने पर उसे गर्मी दे सकती थी। लेकिन वक्त के साथ ये कहना मुश्किल है कि ये कोई भावना नहीं थी। जैंगी नहीं चाहता था कि जोकीर के साथ कुछ गलत हो। उसने ये सोच रखी थी कि सब कुछ ठीक रहे, इसीलिए वो सभी संभावनाएं बंद कर रहा था। दूसरे लोग जैंगी और जोकीर को साथ में देख रहे थे। सभी के चेहरे पर मजाक था। अंकल यू मुस्कुराते हुए देखा और चुनले को सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि लियांग यू जो हमेशा इंडिफरेंट लगती थी, उसने भी अजीब नजर से अपना चेहरा मोड़ दिया। उसके अलावा एक और बात तुम्हें करनी है, कोई व्यक्ति पर नजर रखो, युआन कोंग। जैंगी ने जोकीर से कहा। जोकीर ने अपना सर थोड़ा झुकाया। क्या तुम्हें लगता है उसे कोई समस्या है? जैंगी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, उसका होना खुद में ही एक बड़ा प्रॉब्लम है। तुम चुप कर देखती रहो उसकी हर हरकत को, बस मुझे बताना जब समय आए। युआन कोंग की ब्लेसिंग का पावर बहुत एबनॉर्मल है। अगर वो काफी फॉलोवर्स इकट्ठा कर लेती है तो वो एक मैसिव आर्मी ऑफ म्यूटेंट्स बना सकती है। ऐसी व्यक्ति से हर कोई डर सकता है। जैंगी भी ये नहीं कह पाया कि उसे क्यों अलग महसूस होता है, पर सभी पॉसिबल पावरफुल दुश्मन पर नजर रखना। जोकीर कहती है, हाँ मुझे पता है, ये काम जोकीर के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। कई लोग बातें कर रहे थे जब अचानक से एक नॉक गूंज गई। जैंगी ने अपना सर घुमाया ताकि देखे कौन है और उसने देखा कि उसका पुराना क्लासमेट जिंग तियान है। क्यूरियोसिटी के साथ जैंगी कार से बाहर आया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंग तियान ने तुरंत जवाब दिया, सब लोग डिफेंस लाइन सेटअप करने के लिए बिजी है, हमें नहीं पता कब ज़ोंबी का लहर यहाँ अटैक करने आए, तुम्हें भी यहाँ के एरिया से फेमिलियर होना चाहिए। जैंगी ने हंसी मजाक किया, अपने दोस्त के फोरसाइट की सराहना करते हुए, तुम हमेशा पहले से सोचते हो। जिंग तियान ने अपने सर को हिलाया, दूर की तरफ देखते हुए जहाँ उसकी टीम मेहनत से काम कर रही थी। मैं अपने सारे पुराने दोस्तों को लेकर आया हूँ, ये एक लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। उसने थोड़ा रुक कर कहा, दांत काटते हुए, उम्मीद है वो बूढ़ा बियान जुनवू हम पर कोई चाल नहीं चलेगा। जैंगी ने गहरी सांस ली, जिंग तियान के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी, हमें अब अपना बेस्ट देना होगा, इस वक्त हम सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। ये कहकर जैंगी ने कुछ टीम मेंबर्स को कार से बाहर निकाला, तैयार होते हुए पूरे एरिया से परिचित होने के लिए जो स्नो वर्शिप चर्च के आसपास था। एक स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में उन्हें किसी भी कमजोर पॉइंट की मदद करने के लिए रेडी रहना था, जिसका मतलब था एरिया को
अच्छे से समझना। जैंगी ने जल्दी से सबसे अच्छी डिफेंस पोजीशन आइडेंटिफाई की, जो सेंट जॉन्स कैथेड्रल के बगल में था। एक अबैंडन्ड कमर्शियल बिल्डिंग 100 मीटर से ज्यादा ऊंची थी और स्नो वर्शिप एरिया के बीच में स्थित ये बिल्डिंग एक स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट प्रदान करती थी। वहाँ से वो 3.5 किलोमीटर के रेडियस में सभी एरियाज को ओवरसी और डिफेंड कर सकता था। ज़ोंबीज के खिलाफ समस्या को टैकल करने के लिए जैंगी ने लू कैरन से इस मिशन के लिए एक नया टाइप का बुलेट डिजाइन करने को कहा। इस बुलेट की पेनिट्रेशन थोड़ी कम थी, लेकिन ये इम्पैक्ट पर एक्सप्लोड होती थी, ज़ोंबी के शरीर को तोड़ते हुए। आखिर ज़ोंबी के शरीर फ्रोजन पोक की तरह मजबूत होते हैं। ये सच में ज़ोंबी मीट है। जैंगी ने कहा, इन्हें हायर कैलिबर स्नाइपर और ब्लास्टर से गिराना बहुत आसान होता है। टफन ब्रोन्ज बॉडीज के लिए उनके पास लार्ज कैलिबर आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स थे, ताकि कोई भी दुश्मन इतना मजबूत ना हो। ये सब कुछ उन्होंने ऊंची पोजीशन से देखते हुए तैयार किया। जैंगी ने लियान यू के साथ मिलकर काम करने में भी काफी अच्छा कोऑर्डिनेट किया। जीत उनके हाथ में लग रही थी, लेकिन अगर चीजें खराब होती हैं तो उन्हें बैटलफील्ड की शिफ्टिंग डायनामिक से आगे रहना होगा और जरूरत पड़ने पर जल्दी से भाग जाना होगा। जब जैंगी अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास पहुंचा, जहां उसने टॉप फ्लोर पर सेटअप करने का इरादा किया, उसका रास्ता कुछ म्यूटेंट्स ने रोका, जो स्नो वर्शिप के लिए समर्पित थे। ये हमारा पवित्र स्थल है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, एक म्यूटेंट ने सीरियस होकर कहा। फॉरबिडन लैंड? जैंगी ने मजाक भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। ये शब्द सुनाकर उसे कुछ हंसी आई। क्या आपने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स नॉवल पढ़ रखी है? स्नो वर्शिप चर्च तो सिर्फ कुछ महीने पुराना है और ये कमर्शियल बिल्डिंग तो पहले से जुड़ी नहीं थी, तो ये सडनली ऑफ लिमिट्स कैसे हो गया? ये हम समझा नहीं सकते, म्यूटेंट्स ने कोल्ड वे में जवाब दिया। मिस्टर जैंगी, कृपया हमें मुश्किल में मत डालो। जैंगी और उसकी टीम ने बिल्डिंग के बारे में कुछ सस्पिशियस महसूस किया और एक दूसरे को जानते हुए नजर डाली, लेकिन उनकी जिद ने जैंगी की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। जैंगी ने समझा कि क्यूरियोसिटी से कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसने एक हल्का सा हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं एक और जगह ढूंढ लूंगा। आखिर वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में थे, जहाँ बहुत सारे ऊंचे बिल्डिंग्स अवेलेबल थे, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये मुलाकात जैंगी में एक गहरी क्यूरियोसिटी जगाता है। उसने हमेशा राज खोलने का मजा लिया है, ये मानते हुए कि ज्ञान कभी कभी जिंदगी और मौत का मामला होता है। जैंगी और उसकी टीम ने एक पड़ोसी बिल्डिंग पर ध्यान दिया। ऊपर चढ़ने में उन्हें 30 से ज्यादा फ्लाइट चढ़नी पड़ी, जो जैंगी को थोड़ा ब्रेथलेस छोड़ गई। ऊपर पहुंचने के बाद उसने खुद से सोचा, शुक्र है मेरी रेगुलर एक्सरसाइज का फायदा हुआ। उसने सोचा कि दूसरे लोग अब तक थक गए होते, जैसे चुन ले, बीच में ही रुक गया और ऊपर नहीं चढ़ने का फैसला किया। दूसरों का इंतजार करने पर ज्यादा जोर दिया। अंकल यू ने मजाक किया, तुमने डबल डोर ट्रिक का यूज क्यों नहीं किया? इससे तुम्हारा काम आसान हो जाता। जैंगी ने अंधेरे में इस सुझाव पर मुस्कुराया। ठीक है, पर मैं अपनी ये एबिलिटी इतनी आसानी से नहीं दिखाना चाहता। अंकल यू ने जैंगी की सावधानी की तारीफ की। तुम कभी कभी बहुत कॉशियस होते हो, भलाई के लिए ये जरूरी है। जैंगी ने टॉप फ्लोर से देखा, उन्हें ये कंफर्म करते हुए कि उसकी पिछली डिसीजन सही थी। उसके एंगल से वो अपने बेस के 3.5 रेडियस को कवर कर सकता था। ये वेंटेज पॉइंट किसी भी ब्लाइंड स्पॉट को एलिमिनेट कर रहा था, जो उसके बुलेट्स को किसी भी टारगेट तक पहुंचा सकता था, और वो 4 डिफेंस लाइंस को आसानी से ओवरसी कर सकता था। ठीक है, ये मेरा डिफेंस पॉइंट होगा, उसने घोषणा की। हम इस बिल्डिंग में रहेंगे, फ्रंट लाइंस पर जाने की जरूरत नहीं, हम जरूरत पड़ने पर अडेप्ट कर सकते हैं। स्नाइपर पोजीशन को सिक्योर करने के बाद जैंगी और उसकी टीम छत से नीचे उतर गए, स्नो मोबाइल की तरफ वापस जाते हुए आराम करने के लिए। इस बीच ली जियान, जो जैंगी से मिला था, जल्दी से अपने रास्ते पर निकल गया। वो परेशान था, सोच रहा था कि उसे जैंगी को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो जानकारी है वो देनी चाहिए, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उसने इस विचार को छोड़ दिया। जैंगी कोई सेल्फलेस सेवियर नहीं था, वो बिना किसी वजह के दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता था इस केओटिक दुनिया में। ली जियान को पता था कि न्याय अंदर से आता है, दूसरों पर निर्भर करने से नहीं। घर वापस आकर ली जियान ने देखा कि उसका बेटा काइले अब भी साइकोलॉजिकल स्कार से लड़ रहा था, अपने शारीरिक रिकवरी के बावजूद। एक बार एक खुशमिजाज नौजवान काइले अब अंदर ही अंदर छुप गया था अपने टेंट में और विजिटर्स या मील लेने से इनकार कर रहा था। ये ली जियान और उसकी पत्नी जैंग फैंग के लिए चिंता का विषय था, जो सिर्फ बेचारे से देख सकते थे। ली जियान साय करता है, ऐसे समस्याओं में जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहता कि वो हमारा परिवार का नाम आगे बढ़ाए, बस उम्मीद है कि वो कुछ सुकून पा सके। पहला दिन बिना किसी ज़ोंबीज के स्नो वर्शिप के पास गुजर गया। जैसे ही रात हुई, कुछ गार्ड्स ड्यूटी पर रहे ताकि रात के संभावित हमले के खिलाफ विजिलेंस बना रहे, जबकि दूसरे आराम कर रहे थे। आधी रात के आसपास जैंगी, जो अपनी गाड़ी में आराम कर रहा था, अचानक जाग गया। उसने अंकल यू और चुल्ले के बीच कम्पीट करते हुए लाउड स्नोर्स सुने थे। उसने खिड़की से देखा, कैंप के मिडनाइट पेट्रोल्स को ऑब्जर्व करते हुए ज्यादातर लोग सोए हुए थे, लेकिन जो ऑफ लिमिट्स बिल्डिंग थी वो हेविली गार्डेड था, जहाँ गैदर्ड फोर्सेस के जरिए डिफेंसेस को और भी मजबूत किया गया था। ये साफ था कि स्नो वर्शिप का सबसे बड़ा राज वहीं छुपा हुआ था। जैंगी की स्नो मोबाइल बिल्डिंग के सामने पार्क थी। दूर का डिस्टेंस मेजर करते हुए उसने अपनी डबल डोर एबिलिटी का इस्तेमाल किया, स्नो मोबाइल से बिल्डिंग के अंदर टेलीपोर्ट होने के लिए। जैंगी अपनी डबल डोर एबिलिटी का इस्तेमाल करके स्नोमोबाइल से बिल्डिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। अंदर आते ही उसने आसपास की बिल्डिंग को जल्दी से स्कैन किया। अंदर का माहौल काफी अजीब था। हर खिड़की ब्लॉक थी ताकि कोई भी प्राइंग आइज अंदर न देख सके। ये एक कंक्रीट टूम जैसा महसूस होता है। जैंगी ने सोचा, इसमें क्या छुपा हुआ है। उसकी क्यूरियोसिटी हर पल बढ़ रही थी। उसने जाना कि यहाँ कोई बड़ा राज है और स्पेशियल बैरियर्स को नेविगेट करने की पावर के साथ वो इसका पता लगाना नहीं छोड़ सकता था। कुछ देर तक सोचने के बाद जैंगी ने डिसाइड किया कि वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर तक ट्रांसपोर्ट करेगा। उसने सोचा कि
बिल्डिंग गार्ड होने के बावजूद ऊपर फ्लोर्स में कोई भी नहीं होगा। दिन भर उसने देखा कि लोग आते जाते रहे, कोई भी ज्यादा देर नहीं रुकता था और कई कार्ड्स अंदर बाहर होते रहे। जैंगी को शक हुआ कि ये उनका वेयर हाउस हो सकता है। अगर यहाँ कुछ वैल्यूएबल है तो क्यों ना चेक किया जाए, उसने सोचा। एक मिस्चीवियस ग्रीन उसके चेहरे पर आई। बिल्डिंग्स एक दूसरे से 300 मीटर से कम दूर थी, इसीलिए जैंगी ने इस डिस्टेंस को जल्दी से पार किया। एक पल में वो एक रूम में आ गया जो अबैंडन्ड बिल्डिंग में था। अंधेरे में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसकी विजन बहुत शार्प थी। जैंगी ने रूम का सर्वे किया और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि रूम डेंस वाइन्स और लीव्स से भरा हुआ है। प्लांट्स, क्या ये म्यूटेंट प्लांट है? उसने आवाज में सोचा। रूम पहले एक ऑफिस रहा होगा जहाँ टूटे फूटे डेस्क, चेयर और कागज जमीन पर बिछा हुआ था। हर सरफेस, वॉल, सीलिंग और फ्लोर वाइन्स और लीव से ढकी हुई थी जो खिड़कियों को भी ढक गई थी। जैंगी के दिमाग में एक अजीब सोच आई, क्या ये प्लांट पूरे बिल्डिंग में फैला हुआ है? क्या ये स्नो वर्शिप सेक्ट का राज है? उसने सोचा, इस प्लांट का क्या पर्पस है? फूड सप्लाई या कुछ और? ये पहली बार था जब उसने इतने बड़े और अजीब प्लांट का सामना किया था। जब कैट्स और डॉग्स भी मैसिव साइज में बढ़ गए हैं तो प्लांट का बढ़ना भी असंभव नहीं है। जैंगी ने तैयार होकर एस्केप करने की सोची, लेकिन वो इस बात से कॉन्फिडेंट था कि उसकी स्किल्स उसे भागने में मदद करेंगी अगर जरूरत पड़ी तो। हालांकि उसने इसके मायने को पूरी तरह नहीं समझा, वो इसकी सच्चाई को जानने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि ये राज बहुत जरूरी है, एक मौका स्नो वर्शिप के इनर वर्किंग्स को समझने का। एक तेजी से जैंगी ने अपने प्राइज्ड ब्लेड ड्रैगन रोर को समन किया, अपने शरीर में पावर को सर्च महसूस करते हुए जैसे उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस 8 गुना बढ़ गए। लियांग यू के साथ उसकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ने उसकी कॉम्बैट स्किल को बहुत सुधार दिया था। पावरफुल वेपन्स और एबिलिटीज से सजे जैंगी तैयार था इस राज को खोलने के लिए। जैंगी को पूरा भरोसा था कि वो किसी भी थ्रेट का सामना कर सकता है, चाहे बिल्डिंग के नैरो कन्फाइंस ही क्यों ना हो। धीरे धीरे वाइन से भरे हॉलवे को नेविगेट करते हुए जैंगी एक ऑफिस डोर तक पहुंचा जो पूरी तरह से वाइन से ब्लॉक था। उसने कुछ देर रुका, अपने ऑप्शंस पर विचार करते हुए। दीवारों को काटने की बजाय उसने अल्टरनेट पाथ बनाने का फैसला किया। उसने प्रिसीजन के साथ डेंस वाइन्स को काटना शुरू किया। हर ब्लेड का स्ट्रोक साइलेंट कॉरिडोर में हल्की सी गूंज करता गया। जब उसने बाहर देखा तो वो चौंक गया। बिल्डिंग के सेंटर में एक मैसिव सिंक होल था और जहाँ वो खड़ा था वो कॉरिडोर पार्शियली डिस्ट्रॉयड हो चुका था। सिर्फ एक नैरो लेज पे खड़े होने की जगह थी, लेकिन जैंगी का ध्यान कुछ और ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज पर गया। एक जाइगेंटिक ग्रीन प्लांट जो बिल्डिंग के गहराइयों से उभर रहा था और लगभग सीलिंग को छूने को था। क्या ये वर्ल्ड ट्री है? उसने सोचा, बड़ी प्लांट्स के लेजेंड्स याद करते हुए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था जो उसने पहले सुना था। ये प्लांट सिर्फ कुछ महीनों में इतनी बड़ी हो गई थी जो क्लियरली म्यूटेशन का रिजल्ट था। उसके ब्लड ग्रीन वाइन्स और बाग के रिदमिक ब्रीदिंग जैसा पल्सेशन अनसेटलिंग था। इसके डार्क एक्सटीरियर के नीचे वेन्स ब्राइट ग्रीन रंग से चमक रहे थे जिससे ये जिंदा महसूस होता था। जैंगी घबराहट को निगल गया, अनश्योर था कि क्या म्यूटेंट प्लांट हॉस्टाइल है। वो आराम से खड़ा रहा, इसे प्रोवोक करने से बचते हुए जब वो अपने सराउंडिंग्स को स्टडी कर रहा था। वाइन्स और लीव्स से भरी बिल्डिंग में फेस साइज ब्राइट रेड फ्रूट्स थे और लीव्स एलिपिक्टल शेप्स में कर्ल हो गए थे जैसे दीवारों और सीलिंग से अंडे लटके हुए हो। उनका कंटेंट अननोन था। ये सीन हॉन्टिंगली मिस्टीरियस था। जैंगी की रगों में चिल दौड़ गया। उसने अपने आप को नॉर्मल करने के लिए डीप ब्रेथ्स लिए और अपने नेक्स्ट मूव पर विचार करने लगा। उसने स्नो वर्शिप सेक्ट का एक बड़ा राज पा लिया था। उसके चॉइसेस साफ थे। वो चुपचाप छोड़ सकता था, ये प्रिटेंड करते हुए कि उसने कुछ नहीं देखा, या वो सैंपल्स इकट्ठा कर सकता था ताकि आगे इन्वेस्टिगेट कर सके। ये डिसीजन रिस्क से भरा था। अगर डिस्कवर हो गया तो स्नो वर्शिपर्स उस पर हमला कर सकते थे, लेकिन क्या वो इतने क्रिटिकल समय पर आने वाले प्लान्स को खतरे में डाल सकते थे? केयरफुल कंसिडरेशन के बाद जैंगी ने डिसाइड किया कि वो मौका नहीं खोना चाहता। वो जायंट प्लांट के पास गया और वो रेड एप्पल्स प्लग किए। प्लांट की किसी भी रिएक्शन का देखते हुए जब कुछ नहीं हुआ तो उसने कुछ ब्रांचेस और लीव्स काट दी। रिलीफ था कि कुछ भी मिस नहीं हुआ। संतुष्ट जैंगी ने अपना ध्यान ककून लाइक एलिप्सिस पर दिया जो दीवारों से ओमनिमसली लटके हुए थे। अंदर जायंट इंसेक्ट्स के लर्किंग होने का संभावना अनसेटलिंग था, लेकिन बग्स के लिए अपनी इंस्टिंक्टिव एवरेजन के बावजूद उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे जीत लिया। किस्मत निडर का ही साथ देते हैं, उसने मटर करते हुए कहा। जब वो एक ककून के नजदीक गया, एक तेजी से स्लैश करते हुए उसने उसकी ब्रांच को काट दिया और उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया और मिशन अकम्प्लिश हो गया। जैंगी ने अपने डबल डोर एबिलिटी एक्टिवेट की और तुरंत बिल्डिंग छोड़ दिया। एक पल की भी रुकावट नहीं की। वो अपने स्नोमोबाइल पर वापस आया, रेस्ट लेता रहा जब तक वो पूरी रात अलर्ट रहा। अगले दिन जैंगी ने स्नो वर्शिपर्स की एक्टिविटी को ध्यान से देखा, ये देखने के लिए कि क्या उसकी एक्शंस का पता चल गया है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ये समझकर कि उसका इंक्लूजन नोटिस नहीं हुआ, उसने अपने ड्यूटीज रिज्यूम किए, बिल्डिंग वापस आते हुए अपने डिफेंसिव पोजीशंस को मेंटेन करने। लेकिन ज़ोंबीज की एब्सेंस अभी भी ट्रबलिंग थी। शुरुआत में ये उम्मीद थी कि छोटी छोटी ग्रुप्स अटैक करेंगी, लेकिन एक भी ज़ोंबी स्नो वर्शिप चर्च के पास नहीं दिखा। ये खास तौर पर अजीब था क्योंकि इस एरिया की डेंस ज़ोंबी पॉपुलेशन थी। जब आम लोगों ने इसे ब्लेसिंग समझा, बॉर्डर आर्मी के लीडर्स और दूसरे फैक्शन बेचैन थे। ज़ोंबी एक्टिविटी की कमी ये सजेस्ट कर रही थी कि शायद उन्होंने ह्यूमन प्लान्स को डिटेक्ट कर लिया है और रीग्रुप हो रहे हैं। उस दिन की फिगर्स चर्च के पीछे इकट्ठा हुए सिचुएशन पर चर्चा करने के लिए। जैंगी ने खामोशी तोड़ते